हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डर की दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की डर और दहशत से भरी ये खौफनाक कहानी। नया आगमन और अजीबोगरीब चेतावनी। आर्यन 28 वर्ष, इंदौर में एक सामान्य रेलवे अधिकारी था जिसकी दुनिया उसकी पत्नी काव्या और 6 साल की बेटी नीरा के इर्द गिर्द घूमती थी। मार्च 2025 में उसका तबादला एक ऐसी जगह पर हुआ जिसका नाम सुनकर हर कोई सिहर उठता था, वीरानागढ़ हॉल्ट। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर घने जंगल के बीच स्थित एक छोटा उजाड़ स्टेशन था। आर्यन की ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। वीरानागढ़ पहुंचने पर चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, दिन में भी। स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव जी, जिनकी उम्र 60 के करीब थी और जिनकी आंखों में अथाह थकान और कोई गहरा राज छिपा था, ने आर्यन का स्वागत किया। आर्यन ने पूछा, सर, मुझे यहां रात की ड्यूटी पर क्यों भेजा गया, जब दिन में भी कोई ट्रेन नहीं रुकती? श्रीवास्तव जी ने खिड़की से बाहर घने जंगल की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। बेटा आर्यन, तुम अकेले नहीं हो जिसे यहां भेजा गया है। पिछले 5 साल में 7 लोग आए, लेकिन कोई एक हफ्ता भी टिक नहीं पाया। इस स्टेशन की रातें साधारण नहीं होती। जो भी देखो या सुनो, बस अपना काम करो और रिपोर्ट करने की कोशिश मत करना। आर्यन को यह सब अजीब लगा, लेकिन अतिरिक्त भत्ते और 3 महीने की छोटी अवधि के लालच में उसने हां कर दी। अपनी पत्नी के विरोध के बावजूद उसने खुद को सांत्वना दी कि 3 महीने तो यूं ही निकल जाएंगे। रात 10 बजे जब उसने ड्यूटी संभाली तो स्टेशन के पीले बल्ब की मंद रोशनी में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर भयानक सन्नाटा था। हवा की सरसराहट और दूर से आती सियारों की आवाज ही केवल उस चुप्पी को तोड़ रही थी। उसकी पहली रात बेचैनी से शुरू हो चुकी थी। पहली भयावह रात और काली धुंध। आर्यन ने हर घंटे स्टेशन का एक चक्कर लगाना शुरू किया। रात 12 बजे तक सब सामान्य रहा, बस सन्नाटा बढ़ता गया। ठीक 12:30 बजे हवा रुक सी गई और एक अजीबोगरीब धीमी लोरी जैसी आवाज दूर से सुनाई देने लगी। यह किसी महिला की आवाज थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। रात के ठीक 12:45 बजे दूर रेलवे ट्रैक पर एक रोशनी दिखी। यह किसी सामान्य ट्रेन की हेडलाइट नहीं थी, बल्कि एक मध्यम पीली टिमटिमाती हुई रोशनी थी। जैसे जैसे वह करीब आई, आर्यन ने देखा कि यह कोई आधुनिक ट्रेन नहीं थी। यह कोयले के भाप से चलने वाला काला, जंग लगा पुराना इंजन था। वह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकी। उसकी सीटी इतनी तीखी और डरावनी थी कि आर्यन के कान फटने लगे। ट्रेन का नाम बोर्ड पर लिखा था, काला धुंध एक्सप्रेस। ट्रेन के डिब्बे पुराने लकड़ी के थे, जिनकी खिड़कियों से अंदर अस्पष्ट चेहरे दिख रहे थे, धुंधले और पीढ़ा से भरे। तभी दरवाजा खुला और एक लंबा, बर्फ सा सफेद चेहरे वाला आदमी बाहर आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और होंठ काले। उसने 1950 के दशक का पुराना सूट पहन रखा था। उसने धीमी, कब्र से आती आवाज में कहा, टिकट। डरते कांपते हुए आर्यन ने टिकट दिखाने को कहा। उस आदमी ने एक पीला फटा हुआ कागज दिया। उस पर तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1952। यह कैसे? आर्यन ने बुदबुदाया। वह आदमी भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले थे और आंखों में लाल चमक थी। हम रोज आते हैं, 1952 से, उसी रात से जब पुल पर हमारी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 419 लोग मरे थे और हम सब हमेशा के लिए इसी ट्रेन में कैद हैं। उस आदमी ने आर्यन की कलाई कसकर पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। चलो हमारे साथ, इस स्टेशन पर और भी कुछ है जो हम सबसे भी ज्यादा खतरनाक है। आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी कलाई पर नीले निशान पड़ चुके थे। माया का जाल और प्लेटफॉर्म का रहस्य। अगली शाम आर्यन ने श्रीवास्तव जी से सब कुछ बताया। श्रीवास्तव जी ने आंखें मूंद लीं और बोले, हां, यह सच है, वह ट्रेन हर रात आती है। लेकिन तुमने सही सुना,
असली खतरा वह ट्रेन नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना के बाद यात्रियों के 419 शव 3 दिन तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखे गए थे, जिसके बाद यह जगह उन सब की सामूहिक पीड़ा और गुस्से का केंद्र बन गई। लेकिन सबसे भयानक है माया, स्टेशन मास्टर के परिवार की एक सदस्य जिसने 1952 की त्रासदी को अपनी आंखों से देखा था और सदमे में आत्महत्या कर ली थी। वह अब इस प्लेटफॉर्म की सबसे खतरनाक आत्मा है जो पुरुषों को लुभाकर मार देती है। उन्होंने आर्यन को रुद्राक्ष कवच दिया और सख्त हिदायत दी कि रात 3 बजे के बाद प्लेटफॉर्म 1 की तरफ मत जाना। चौथी रात 2:50 बजे अचानक बिजली चली गई। उसी पल प्लेटफॉर्म 1 से एक महिला की कमजोर डरी हुई आवाज आई, आर्यन, काव्या, मुझे बचाओ, मैं डर रही हूं। आर्यन चौंक गया। यह आवाज हूबहू उसकी पत्नी काव्या की थी। अगर सच में कोई मदद मांग रहा है तो? जैसे ही उसने ब्रिज पार किया, तापमान गिर गया। वेटिंग रूम में एक सफेद साड़ी में सिर झुकाए बैठी महिला मिली। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक हैं? उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, सफेद, चिकना, आंखें नहीं, बस 2 काले गड्ढे और मुंह कान तक फटा हुआ था। वह भयानक रूप से हंसी, तुम आ गए, मैं इंतजार कर रही थी। आर्यन भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने जल्दी से रुद्राक्ष कवच निकाला और उसकी तरफ किया। भयानक चीख के साथ माया पीछे हटी और दरवाजा खुल गया। आर्यन भागकर ऑफिस में घुस गया। वह समझ गया था कि यह आत्माएं उसके डर और प्यार का इस्तेमाल करके उसे फंसाना चाहती हैं। मासूमियत का खतरा। अगली रात आर्यन ने अपनी पत्नी काव्या को फोन किया और किसी बहाने से उसे और नीरा को दिल्ली में उसके मायके भेज दिया ताकि वह इस अनजाने खतरे से सुरक्षित रहे। रात 1 बजे जब वह प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगा रहा था तो उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। वह करीब 6-7 साल की थी, हूबहू उसकी बेटी नीरा जैसी। बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी आंखें रोने से लाल थीं। उसने कहा, मुझे मेरी मम्मी नहीं मिल रही। मैं ट्रेन में थी लेकिन नीचे उतर गई। आर्यन का दिल पिघल गया। ये बच्ची इतनी मासूम। उसने उसे गोद में उठा लिया और ऑफिस की तरफ चलने लगा। लेकिन बच्ची बेहद ठंडी थी और उसका वजन तेजी से बढ़ता जा रहा था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जिया, उसने कहा। मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के बारे में भी। उसकी आवाज अचानक गहरी, भयानक हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम मेरे पापा बनोगे, हमेशा के लिए यहीं इस स्टेशन पर। आर्यन ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसकी ठंडक आर्यन के शरीर में घुस रही थी। आखिरी उम्मीद में उसने रुद्राक्ष कवच निकालकर उस बच्ची के ऊपर रख दिया। वह चीखी और दूर हो गई, जमीन पर गिरकर भयानक तरीके से घूरने लगी। तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। वह हवा में गायब हो गई। आर्यन को अब यह साफ हो गया था कि ये आत्माएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी बेटी का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। भाग 5। बाबा निरंजन का मार्गदर्शन और सच्चाई की तलाश। अगले दिन आर्यन स्टेशन के बाहर पास के गांव के एक संत बाबा निरंजन से मिला। बाबा निरंजन, जिनकी आंखें शांत और गंभीर थीं, ने तुरंत आर्यन की परेशानी को भांप लिया। बाबा निरंजन का मार्गदर्शन और सच्चाई की तलाश। अगले दिन आर्यन स्टेशन के बाहर पास के गांव के एक संत बाबा निरंजन से मिला। बाबा निरंजन, जिनकी आंखें शांत और गंभीर थीं, ने तुरंत आर्यन की परेशानी को भांप लिया। तुम यहां बिना वजह नहीं आए हो बेटा आर्यन। उन आत्माओं को मुक्ति चाहिए। वो पीड़ित हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है, बाबा ने कहा। आर्यन ने पूछा, पंडित जी, क्या इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है? हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई पता लगानी होगी। उस दुर्घटना का राज जो 1952 में छिपाया गया था, बाबा ने कहा। वह राज इसी स्टेशन में कहीं दबा है, पुराने रजिस्टरों में। स्टेशन मास्टर तुम्हें नहीं बताएंगे, उन्हें डर है। तुम्हें अकेले ढूंढना होगा। बाबा ने उसे जाने दिया और आर्यन ने निश्चय कर लिया। शाम को जब श्रीवास्तव जी ऑफिस से बाहर गए तो आर्यन ने दराजों को खंगालना शुरू किया। धूल से भरा मोटा पुराना रजिस्टर मिला। 1922 का लॉगबुक। 15 अगस्त 1922 के पन्ने पर लिखा था, ट्रेन संख्या 735 दुर्घटनाग्रस्त, यात्रियों की संख्या
419 पुल संख्या 9 पर पटरी क्षतिग्रस्त होने से सभी यात्रियों की मौत, अज्ञात कारणों से दुर्घटना। लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था। पटरी तोड़ने वाले जमींदार वीरभद्र सिंह के आदमी थे, कारण बदला। जमींदार की बेटी का अपहरण ट्रेन में सवार एक मुस्लिम कारीगर ने किया था। जमींदार ने पूरे ट्रेन का सफाया करवा दिया। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। यह दुर्घटना नहीं, सामूहिक हत्या थी। अतीत का पर्दाफाश और पीढ़ियों का अपराध। आर्यन के जहन में बच्ची जिया का काली आंखों वाला चेहरा और उसकी डरावनी हंसी अभी तक गूंज रही थी। काव्या और नीरा को सुरक्षित भेजकर उसे एक पल की राहत मिली थी, लेकिन अब उसकी प्रेरणा बदल चुकी थी। अब वह केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वह सच्चाई के लिए लड़ रहा था, उस सच्चाई के लिए जो उसकी बेटी की आवाज में आकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस सुबह उसने स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव जी के ऑफिस का दरवाजा बंद होते ही अपनी टॉर्च उठाई। स्टेशन की हवा में अभी भी बेचैनी थी। आर्यन ने खुद को याद दिलाया कि बाबा निरंजन ने कहा था, सच्चाई यहीं कहीं दबी है। ऑफिस की पुरानी दराजें खोलने में जोर लगा। धूल और सीलन की अजीबोगरीब गंध आ रही थी। मेज के नीचे एक पुरानी लोहे की अलमारी थी, जिसे एक झंग लगी चाबी से खोला गया। अंदर दशकों का इतिहास सिमटा हुआ था। पुराने टिकटों के रोल, टूटी फूटी मोहरें और सबसे नीचे एक मोटे कपड़े में लिपटे हुए कुछ पुराने रजिस्टर। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वीरानागढ़ हॉल्ट का 1952 का लॉगबुक। यह इतना पुराना था कि उसका मोटा कार्डबोर्ड का कवर भीगकर जगह जगह से गल चुका था। पन्ने पीले थे, किनारे टूट रहे थे और स्याही फीकी पड़ रही थी। उसने सावधानी से धूल झाड़ी और 15 अगस्त 1952 की तारीख वाला पृष्ठ खोला। आधिकारिक एंट्री में स्पष्ट लिखा था, ट्रेन संख्या 7235 कालाधुंध एक्सप्रेस, समय रात के 1247, यात्री संख्या अनुमानित 419, गंतव्य अजमेर। पुल संख्या 9 पर पटरी क्षतिग्रस्त होने की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्रियों की मौत, कारणों की जांच जारी। आर्यन ने फुसफुसाया, 75 साल हो गए और अभी भी जांच जारी है। यह साफ झूठ था। तभी उसकी नजर उस पृष्ठ के निचले कोने पर पड़ी, जहां किसी ने बहुत छोटी पतली लिखावट में, शायद जल्दी में या डर से, कुछ लिखा था। वह स्याही बाकियों से ज्यादा फीकी थी। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी को ठीक उस जगह पर केंद्रित किया। उसे अपनी आंखों पर जोर देना पड़ा। पटरी तोड़ने वाले जमींदार वीरभद्र सिंह के आदमी थे, कारण बदले की भावना। जमींदार की बेटी पोती का अपहरण ट्रेन में सवार एक मुस्लिम कारीगर ने किया था। जमींदार ने बदले में पूरे ट्रेन का सफाया करवा दिया। यह सामूहिक हत्या है। जमींदार ने जांच को दबा दिया। ईश्वर हमें माफ करे। आर्यन के शरीर में जैसे बिजली का एक झटका लगा। यह पढ़कर उसका खून जम गया। यह एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जमींदार की क्रूरता और धार्मिक नफरत का भयानक परिणाम था, जिसने 419 बेगुनाहों की जान ले ली। यह बात उस जमाने के किसी जांबाज रेलवे अधिकारी ने छुपकर दर्ज की थी। यह साफ था कि यह स्टेशन, यह सारा इलाका उस जमींदार के पाप का बोझ उठा रहा था। जमींदार वीरभद्र सिंह, आर्यन ने जोर से दोहराया। यह नाम, तभी उसे श्रीवास्तव जी का पूरा नाम याद आया। उसने तुरंत पीछे के एक और रजिस्टर में उनके हस्ताक्षरों की जांच की। फिर अलमारी से एक धुंधली पुरानी पारिवारिक तस्वीर मिली। उसमें पगड़ी पहने एक क्रूर दिखने वाला आदमी था। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, जमींदार वीरभद्र सिंह। उस आदमी की शक्ल, उसकी आंखें, उसकी बनावट, वह हूबहू श्रीवास्तव जी जैसा दिखता था। यह कोई संयोग नहीं था। श्रीवास्तव जी उसी वंशज थे जिस पर उस सामूहिक हत्या का अपराध दर्ज था। आर्यन के दिल में दहशत के साथ एक अजीब सी दया भी आई। वह अभी भी उस रजिस्टर को अपनी मुट्ठी में भींचे खड़ा था जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। श्रीवास्तव जी दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल नहीं था, बल्कि भयानक निराशा और हार से भरा था। उन्होंने एक बार रजिस्टर पर देखा, फिर लोहे की अलमारी की खुली हुई दराजों पर। तुमने वह देख लिया आर्यन? उनकी आवाज में वर्षों का बोझ था। वह धीरे से ऑफिस में दाखिल हुए, जैसे उनके पैरों में वजन हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी चीज में टांग मत अड़ाना।
आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। सर, वह आपके परदादा थे? श्रीवास्तव जी ने अपना सिर थका हुआ झुका लिया। हां, ये सब मेरे परदादा ने किया था। वह एक शैतान था, घमंड में चूर, एक क्रूर और निर्दयी जमींदार। मैं तब केवल 3 साल का था जब मेरे दादाजी को पता चला कि उनके पिता जमींदार ने क्या किया था। मेरी बुआ भी उसी ट्रेन में थीं, वह भी मारी गईं। दादाजी सदमे और अपराध बोध से पागल हो गए। उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक वचन लिया था, एक श्राप की तरह, कि जब तक इस अपराध का प्रायश्चित नहीं होगा, हमारे परिवार की एक पीढ़ी। आत्माओं का अंतिम आह्वान और शाश्वत मुक्ति। 7वीं रात। माया के आत्महत्या की वार्षिक बरसी की रात थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे छिपा था और स्टेशन पर ऐसी भयानक खामोशी थी कि हवा का चलना भी किसी चीख की तरह महसूस हो रहा था। श्रीवास्तव जी ने आर्यन को चेतावनी दी थी कि आज की रात सभी अतृप्त शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। रात के ठीक 10 बजे जब आर्यन ने ड्यूटी संभाली तो वीरानागढ़ हॉल्ट का नजारा बदल चुका था। प्लेटफॉर्मों पर लगी पुरानी टाइलें टूटी फूटी लग रही थीं, जैसे वह 1952 के उसी क्षण में वापस चला गया हो। स्टेशन की पुरानी दीवारें कांप रही थीं और हवा में सड़ी हुई लकड़ियों और गीली राख की तेज गंध भरी थी। रात 12:47 बजे काला धुंध एक्सप्रेस की सीटी गूंजी, इतनी तेज और विकराल कि आर्यन को लगा उसके कान फट जाएंगे। इस बार ट्रेन रुकी नहीं, बल्कि एक डरावनी गति से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर गई। खिड़कियों से अंदर 419 चेहरे थे जो अब चीख नहीं रहे थे, बल्कि अपनी अपनी हाथों की उंगलियां खिड़कियों पर पटक रहे थे, जैसे कि उन्हें बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद हो। ट्रेन के गुजरते ही स्टेशन पर बिजली चली गई। चारों ओर भयानक काला अंधेरा छा गया। आर्यन ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। पूरा स्टेशन 419 आत्माओं से भरा हुआ था। वे सब खड़े थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सफेद जीर्ण शीर्ण कपड़ों में। कोई हिल नहीं रहा था, बस स्थिर और मौन खड़े थे। जिया जैसी छोटी आत्माएं प्लेटफॉर्म के किनारों पर थीं और बुजुर्ग आत्माएं जो पहले ट्रेन में मिली थीं, ब्रिज के पास खड़ी थीं। वे सब आर्यन को देख रहे थे। उनके चेहरे अब केवल भयानक नहीं थे, उनमें अथाह पीड़ा, वर्षों का इंतजार और न्याय की प्यास थी। आर्यन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खुला रखा गया था। आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक तेज लाल रोशनी चमकी। माया वहां खड़ी थी। इस बार वह केवल चिकने चेहरे वाली आत्मा नहीं थी, वह एक जलती हुई उन्मादी ऊर्जा थी। वह चीखी। उसकी आवाज ने स्टेशन की छत तक को कंपा दिया। तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरा है। मैं अकेली रह गई थी। मैं इस स्टेशन की रखवाली कर रही हूं। तुम सब यहां से नहीं जाओगे। 419 आत्माएं रुक गईं। उनमें से एक, वही बुजुर्ग जिसने आर्यन को पहले बचाया था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब शांत और शक्तिशाली थी। बस माया, अब बहुत हो गया। तुमने हमें धोखा दिया और निर्दोषों को मारा। हमारा दर्द सच है, लेकिन तुम्हारा रास्ता झूठ है। माया पागलों की तरह रोने लगी। तो क्या करती मैं पागल हो गई थी। मैंने अपने पिता, स्टेशन मास्टर को देखा, जमींदार के आदमियों को देखा, इस बदबू को सूंघा। मैं इस नफरत की शिकार हूं। तुम सब मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? आर्यन ने श्रीवास्तव जी के सिखाए हुए नियमों को तोड़ दिया। उसने अपना रुद्राक्ष कवच नहीं उठाया। उसने एक साहसी, मानवीय कदम उठाया। माया, उसने धीरे से लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। तुम शिकार थी, शिकारी नहीं, और इन सब आत्माओं को भी न्याय चाहिए। जमींदार वीरभद्र सिंह के पापों की सजा तुम्हें या श्रीवास्तव जी को नहीं मिलनी चाहिए। सज्जा उस झूठ को मिलनी चाहिए जो 75 सालों तक इन सब के सिर पर थोपा गया। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और अपने दिल पर रखा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम सबकी कहानी दुनिया के सामने लाऊंगा। यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जमींदार की नफरत से की गई सामूहिक हत्या थी। मैं लोगों को यह सच बताऊंगा और तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल सच्चाई का संकल्प था। माया रोते हुए जमीन पर बैठ गई।
उसके सफेद चिकने चेहरे से अब असली आंसू बह रहे थे, शुद्ध मानवीय दर्द के आंसू। बुजुर्ग आत्मा आर्यन की ओर मुड़ी। यह हमारा आखिरी अनुरोध है मनीष, सच्चाई सामने आए। आर्यन ने हामी में सिर हिलाया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। प्लेटफॉर्म पर जमीन से एक तेज, शांत, नीली सफेद रोशनी निकली। यह किसी बल्ब की रोशनी नहीं थी, यह मोक्ष का प्रकाश था। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि आर्यन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस प्रकाश में 419 आत्माएं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगीं। उन्होंने माया को भी घेर लिया, लेकिन इस बार नफरत से नहीं, बल्कि करुणा और शांति से। जिया की आत्मा अपनी मां की आत्मा के पास चली गई। सब एक दूसरे में विलीन होते चले गए और उस नीली सफेद रोशनी के साथ वे सब ऊपर आसमान की ओर उठने लगे। स्टेशन पर अंतिम रूप से एक लंबी मधुर सीटी गूंजी। उस सीटी में वर्षों का दर्द नहीं,